हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवीएस एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, मैं बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पाचन तंत्र, जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, को लेकर आई हूँ। इसे मैं डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगी और इसमें साथ में मैंने नोट्स भी ली है, जिसमें मैंने बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखी हैं जितना डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ज़रूरी होती हैं। तो उसके माध्यम से मैं पूरा ये डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों को समझाऊंगी। इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से समझ में आ जाए। और इससे संबंधित जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे वो मैं अपने अगले वीडियो में लाऊंगी, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पाचन। पाचन जिसे डाइजेशन भी कहते हैं, ये क्या होता है? पाचन संयुक्त एवं अघुलनशील, संयुक्त मतलब आपस में एक साथ लगे हुए, अघुलनशील जो घुल नहीं सकते, ऐसे खाने के जो कण होते हैं उनको सरल घुलनशील एवं अवशोषण के योग्य बनाने की जितनी भी पूरी प्रोसेस होती है वही पाचन कहलाती है। जो पाचन होता है मनुष्य और अन्य जंतु जो होते हैं उनमें जो पाचन होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसी को जंतु संपोषण कहते हैं, ये पाया जाता है। और ये जो पोषण की पूरी प्रोसेस होती है, ये पूरी न्यूट्रिशन जो होता है ये होता है आहार नाल में। आप आहार नाल देख सकते हैं डायग्राम में, ये मुख से शुरू होकर खत्म होती है जाकर एनस पर। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है यहीं पर होगी। आहार नाल एक कुंडलित नलिका होती है, इसके अलग अलग भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है ये बक्कल कैविटी, दूसरा भाग होता है इसका ओइसोफेगस जिसे ग्रास नली कहते हैं, तीसरा भाग होगा इसका स्टमक जिसे आमाशय कहेंगे, और इसका चौथा भाग होगा इंटेस्टाइन, आंत, बड़ी आंत और छोटी आंत। तो ये जो चारों भाग हैं ये पूरे आहार नाल के हैं, इन्हीं में खाने की पूरी प्रोसेस होगी। खाने की जो पूरी प्रोसेस होती है वो अलग अलग अवस्थाओं में होती है। सबसे पहली अवस्था होती है अंतर्ग्रहण, दूसरी होती है पाचन, तीसरी होती है अवशोषण, और चौथी प्रोसेस होती है इसकी स्वांगीकरण, और पांचवी होती है मल परित्याग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंतर्ग्रहण के बारे में समझेंगे। तो अंतर्ग्रहण जो है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, हम खाने को मुख के द्वारा मुख गुहा में लाएंगे, रखेंगे। उसके बाद मुख गुहा में दांत होते हैं, जीभ होती है और लार ग्रंथियाँ होती हैं। तो दांतों के द्वारा तो खाने को यहाँ पर कुतर दिया जाता है और लार के साथ ये मिक्स किया जाता है। कुतरने के बाद ये पूरा लार के साथ जब मिक्स हो जाएगा, मिश्रित हो जाएगा, उसके बाद खाने की एक लुगदी बन जाएगी। यहाँ पर मैं बता दूँ, लार में 99% जल होता है और 1% इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो ये खाने की जो लुगदी है यहाँ पर पूरी अंतर्ग्रहण में बन जाएगी। अब दूसरी इसकी प्रक्रिया अवस्था रहेगी पाचन। जो पाचन होता है ये सबसे पहला पाचन मुख गुहा में ही होगा। मुख गुहा में पाचन जब होगा, आप साइड से देख सकते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स बनी हुई हैं, लार ग्रंथियाँ जो हैं इनसे कुछ एंजाइम स्रावित होते हैं जो खाने को पचाते हैं। तो सबसे पहले मुख गुहा में पाचन होगा, तो मुख में जो उपस्थित लार ग्रंथियाँ होती हैं इनसे एक टाइलिन एंजाइम निकलता है। टाइलिन एंजाइम क्या करेगा, ये खाने में उपस्थित जितना भी मंड होगा जिसे स्टार्च कहते हैं, इसको माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देगा। और फिर उसके बाद माल्टेज एंजाइम जो होगा वो इसी माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदल देगा। ग्लूकोज में बदलने के बाद अगला एंजाइम होता है लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम ये क्या करेगा, ये खाने में बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं इनको नष्ट कर देगा और खाने को जीवाणु रहित बना देगा। इसके बाद खाना जो होगा यहाँ से चलकर अब खाना पहुँचेगा, ओइसोफेगस से चलता हुआ खाना पहुँचेगा स्टमक में। अब भोजन आमाशय में आ गया, अब यहाँ पर पाचन होगा। तो यहाँ पर जब पाचन होगा तो ये खाना जो है यहाँ से निकलने वाले, यहाँ आमाशय में कुछ आमाशयी रस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो खाने में मिक्स हो जाता है और ये जो है भोजन को अम्लीय बना देगा। आमाशय में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे पाइलोरिक ग्रंथि कहते हैं, इससे एक जठर रस निकलता है। और जठर रस जो होता है इससे दो प्रकार के एंजाइम निकलेंगे, आप नोट्स में देखिए। पहला पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा,
खाने में जो भी प्रोटीन होगी उसको पचाएगा और उसको पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देगा। और दूसरा होता है रेनिन। रेनिन दूध को दही में बदल देगा। यहाँ पर भोजन जो होगा स्टमक में थोड़ा सा भोजन पच जाएगा, जिसे आंशिक पचित भोजन कहते हैं। ये भोजन कहलाएगा काइम। इसे यहाँ पर जो आंशिक पचित भोजन होगा वो काइम कहलाएगा। अब आगे पाचन की प्रक्रिया छोटी आंत में होगी। छोटी आंत में जब पाचन होगा, यहाँ से भोजन चलकर अब आएगा छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे बोलते हैं। ये जो है ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है डिओडेनम जिसे ग्रहणी कहते हैं, और दूसरा भाग होता है इलियम। तो खाना जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचेगा तो पहले आएगा डिओडेनम में। डिओडेनम जो होगा, डिओडेनम में जब खाना आएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यकृत बना हुआ है। यकृत से पित्त रस जो है वो निकलेगा। वो कहाँ जाएगा? डिओडेनम में जो खाना है उसमें जाकर मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद ये उसमें खाने में उपस्थित जितनी भी वसा होती है उसको छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देगा, और यहाँ पर भोजन का माध्यम क्षारीय हो जाएगा। उसके बाद आप डायग्राम में देखिए पैंक्रियाज बना हुआ है। ये जो पैंक्रियाज है ये भी कुछ एंजाइम्स को स्रावित करता है, निकालता है। ये यहाँ से जितने एंजाइम निकलेंगे वो भी खाने को डाइजेशन की प्रक्रिया में भाग लेंगे। तो यहाँ से निकलने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन। पैंक्रियाज से ट्रिप्सिन एंजाइम निकलेगा, ये प्रोटीन पर काम करेगा और उसे पेप्टाइड में तोड़ देगा। अगला है एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम क्या करेगा? खाने में स्टार्च जो होता है उसको सरल शर्करा में परिवर्तित कर देगा। और अगला एंजाइम होता है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज क्या करेगा? ये वसा पर काम करेगा। वसा को वसा अम्लों एवं ग्लिसरॉल में ये परिवर्तित कर देगा। अब भोजन यहाँ से चलकर भोजन कहाँ पर जाएगा? छोटी आंत के दूसरे भाग इलियम में पहुँचेगा। इलियम में जब भोजन पहुँचेगा तो यहाँ पर आंत रस से थोड़े कुछ एंजाइम रहते हैं वो निकलते हैं। उनमें एंजाइम रहेगा माल्टेज एंजाइम। माल्टेज जो होगा वो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा। लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में बदल देगा। दोस्तों मैंने पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें ही ली हैं जितनी ज़रूरी हैं। बहुत फैलाकर नोट्स में बहुत चीज़ें विस्तार में ना बताकर मैंने बहुत ही मेन पॉइंट ही लिए हैं। तो आप इलियम में देखिए, इलियम में जब भोजन पहुंचेगा तो वहाँ से आंत से कुछ रस निकलते हैं, उनसे एंजाइम निकलेंगे जैसे माल्टेज एंजाइम। माल्टेज क्या करेगा? माल्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा। और जो लैक्टेज होता है वो लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में बदल देगा। उसके बाद अगला होता है इरेप्सिन। इरेप्सिन एंजाइम जो होता है ये खाने में जो शेष प्रोटीन बची हुई होती है और पेप्टोन होता है, पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करेगा। सुक्रोज एंजाइम, सुक्रोज जो सुक्रेज एंजाइम होता है वो सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज में बदलेगा। और लाइपेज एंजाइम इमल्सिफाइड जो वसाएं होती हैं उनको ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित कर देगा। तो इतनी जो प्रोसेस हुई ये कहाँ पर हुई? ये छोटी आंत में हुई। अब यहाँ पर जितना भी भोजन है वो क्या कहलाएगा? काइल कहलाएगा। छोटी आंत में जो भोजन पचा वो काइल कहलाएगा, और अमाशय में जो भोजन पचा था वो काइम कहलाता है। अब अगली अवस्था है इसकी अवशोषण। अवशोषण तो जो इलियम में भोजन है तो इलियम की आंतरिक सतह, जो इलियम की अंदर की सतह होती है उसमें कुछ उभार पाए जाते हैं उंगली के समान। उन उभारों में प्रत्येक उभार में रक्त केशिकाएं पाई जाती हैं और उनमें लिम्फ वाहिनियाँ पाई जाती हैं जो चारों तरफ से उसमें बिखरी जाल सा बिछा रहता है। तो वो क्या करती हैं? भोजन के पोषण में, भोजन के अवशोषण में सहायता करती हैं। वो भोजन का अवशोषण कर लेती हैं। इतनी प्रक्रिया होगी कहाँ पर? इलियम में पाए जाने वाले विलाई के द्वारा। अगली अवस्था है पाचन की स्वांगीकरण। जो स्वांगीकरण होता है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जो अवशोषित किया हुआ भोजन है शरीर जब उसको उपयोग में लाता है वही स्वांगीकरण कहलाता है। और लास्ट इसकी अवस्था है मल परित्याग, या इसी को हम डिफेक्शन कहेंगे। तो आप देख सकते हैं छोटी आंत से अब भोजन कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में आएगा। बड़ी आंत ये है। जब बड़ी आंत में भोजन आएगा तो जो बड़ी आंत है वो क्या करेगी? ये भोजन का अवशोषण तो नहीं करेगी, लेकिन भोजन में जो जल उपस्थित होगा उसको क्या करेगी? अवशोषित कर लेगी, उसको अवशोषण का काम करेगी ये भोजन में उपस्थित जल के।
जल का। और जितना भी ठोस वर्ज्य पदार्थ बचेगा वही क्या कहलाता है, मल कहलाता है। और ये जो ठोस वर्ज्य पदार्थ है बड़ी आंत से आएगा रेक्टम में। रेक्टम आप देख सकते हैं मलाशय ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भोजन आएगा। और रेक्टम में आने के बाद भोजन एनस के द्वारा, ये रेक्टम है, रेक्टम में भोजन आने के बाद एनस के द्वारा ये बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इतनी पूरी प्रोसेस हो गई ये पाचन की। और सबसे लास्ट भाग एक बचा हुआ है डायग्राम में, अपेंडिक्स। आप देख सकते हैं अपेंडिक्स लिखा हुआ है। इसका पाचन में कोई रोल नहीं होता, लेकिन ये एक अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। तो दोस्तों ये पूरी थी पाचन की प्रक्रिया। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।